हमें बताएंगी आज के टॉक्स का एक्सपीरियंस। आज इनका आईएमएम का टॉक्स था। तो अस्मा, आप स्टेशंस बताओ, शाबाश। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, सबसे जो पहला स्टेशन था ना सर, वो एक काउंसलिंग का स्टेशन था। सर उसके अंदर जो काउंसलिंग, यानी जो मेरी वाइफ रही थी उसमें से कोई काउंसलिंग नहीं थी। उसमें से एक ये आया था कि पोस्ट एमआई हुआ 1 मंथ बैक, और अभी जो पेशेंट मेरे पास आया वो ऑब्स्ट्रक्टेड इंग्वाइनल हर्निया के साथ था। तो सर इसके ऊपर काउंसलिंग करनी थी कि अभी आपका ऑब्स्ट्रक्टेड इंग्वाइनल हर्निया है, तो आप उसे अभी सर्जरी करनी है प्लान, तो उस पर काउंसलिंग करो। तो सर वो स्टार्ट तो मैंने वैसे ही किया, जिस तरह इंट्रोडक्शन किया अपना, उसका हाल वाल पूछा सब कुछ। फिर मैंने उससे पूछा कि आप कोई दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। सर वो एग्जामिनर थे, तो उन्होंने दवाइयों का जो कागज था उनके पास छुपा के रखा हुआ था। जब मैंने उससे इंक्वायर किया तो उन्होंने वो कागज फिर निकाला, उन्होंने मेरे सामने रखा। सर उसके अंदर उसे एंटीकोगुलेंट्स भी मिल रही थी, एस्पिरिन मिल रही थी, और बीटा ब्लॉकर्स थी कि एक दो इस तरह के। तो वो मैंने देखा। फिर वो कहने लगे कि आप इसको फिर दोबारा एक्सप्लेन करो। फिर उनको बताया गया। फिर सर वो सुनना चाह रहे थे कि आप जीए दोगी कि रीजनल दोगी, क्योंकि मैंने उस पेशेंट से ये भी कहा कि हो सकता है आपको आईसीयू बाद में पोस्ट केयर की जरूरत पड़े। उसने कहा इसके अलावा और कुछ ऑप्शन है? तो मैंने कहा हाँ, रीजनल हम दे सकते हैं। तो सर ने कहा आप अपना प्लान बताओ कि तुम क्या दोगी। तो मैंने कहा सर, क्योंकि एंटीकोगुलेंट्स पर है और अभी ये आया भी है, मैं बंद भी नहीं करा सकती, इमरजेंसी सर्जरी है, तो मैं इसको जीए देना प्रेफर करूंगी। तो सर इस बात पे वो खुश हो गए, कहते हैं हाँ दिस इज द पॉइंट के आप उसको ऑब्स्ट्रक्टिव सर्जरी की वजह से जो सा ना जीए नहीं दोगे, आप उसको इसलिए जीए दोगे कि आप एंटीकोगुलेंट्स पर है। तो सर ये फिर बस सर ये काउंसलिंग का स्टेशन था। और सर उसके बाद एक जो स्टेशन था वो वैक्यूम इंसुलेटेड इवेपोरेटर था, वीआईई की सर पिक्चर बनी हुई थी। उन्होंने पहले जाते ही पूछा कि ये क्या है, पहले इसे डायग्नोज करो। तो सर वो क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में लगा हुआ और मैं देखती थी, तो सर मुझे तो पता चल गया, कह रहे थे कि तुम पहली हो जिसने बताया कि ये है क्या चीज। सर वो बताया। सर उसके अंदर फिर उन्होंने पूछा कि शूज क्या उसका। सर वो बताया कि लिक्विड ऑक्सीजन उसमें स्टोर होती है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा इसके वो बताओ, प्रेशर बताओ, इसका टेम्परेचर बताओ ऑक्सीजन का। सर जो टेम्परेचर मैंने बताया था वो -118 होता है उसके अंदर, और सर जो प्रेशर होता है वो 2000 PSI होता है। फिर कहते हैं नहीं मुझे बार्स में बताओ। तो सर फिर मैंने उनको 7 बार बताया था। सर इसमें मैं पजल थी कि 7 बार है या 10 बार है, क्योंकि ओटी के अंदर तो मैंने कहा सर ओटी के 7 बार, सर मैंने 7 बार ही उन्हें बताया था। तो सर लेकिन मैं इस पे थोड़ी सी पजल हो गई थी। बाकी ओटी के अंदर कहते हैं कितना टेम्परेचर होता है, मैंने कहा सर वो 4 बार होता है, कहते हैं गुड। फिर सर वो कोई पूछ रहे सर, उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था कि किस प्रोसीजर या किसके थ्रू आप ना ये इसके अंदर कैसे लिक्विड ऑक्सीजन कैसे बनती है। तो मैंने कहा सर प्रेशराइज करते हैं ये वो, लेकिन सर कह रहे थे नहीं वो वर्ड बोलो जिससे होती है। सर वो वर्ड मुझे नहीं आता था, वो फ्रैक्चर डिस्टिलेशन। सर यही बात, सर यही सर ने कहा ये कभी सुना है ना। फिर चुप होके कहते हैं ठीक है बाकी ठीक बताइए, तुम्हें नहीं आता तो इसके थ्रू होती है। सर वो ये वर्ड सुनना चाह रहे थे मुझसे, ये मुझसे स्किप हो गया था पॉइंट जो मुझे नहीं आ रहा था। ओके अच्छा, इमरजेंसी। अच्छा, मैं आपको यहीं पे करेक्शन भी करता जाऊं कि ये जो आप कह रही है ना कि ये क्वेश्चन काउंसलिंग, एक्चुअली ये काउंसलिंग नहीं था, ये प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया प्लानिंग। ठीक है, ये दैट इज कॉल्ड एज प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया प्लानिंग। ठीक है, और प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया प्लानिंग के अंदर आपने किसी भी पेशेंट के अंदर जब आपने मोड ऑफ एनेस्थीसिया करना होता है तो उससे पहले आप ये देखते हैं कि सर्जरी का रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, सर्जरी के अंदर रिस्क क्या है। ये एक इंटरमीडिएट रिस्क सर्जरी है इन हाई रिस्क पेशेंट। हाई रिस्क पेशेंट क्यों है? क्योंकि इसको कितने महीने पहले हुआ है एमआई? सर 1 मंथ बैक हुआ था। सर ये मैंने उनको बताया था कि ए से क्लासिफिकेशन इसकी 1 बन रही है, क्योंकि वो सर हाई रिस्क सर्टिफिकेशन सर्जरी में आएगा। ए से क्लासिफिकेशन 1 कैसे बन रही है? सर वो जो अमेरिकन सोर्स ऑफ जो था ना सर, कार्डिक रिस्क इंडेक्स, सर उसमें जो हाई रिस्क सर्जरी है ना सर, उसके अंदर ये पेशेंट फॉल कर रहा था ना सर। 1 मंथ बैक इसको एमआई हुआ था। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, ए से इसका क्या था? चले ये क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, व्हाट इज द ए से स्टेटस ऑफ सर दिस? ए से तो ये सर 3 सर 4 ए से बनेगा ना सर? 4 सिर्फ बनेगा या 4 के साथ भी कुछ लगेगा? सर 4E बनेगा। थैंक यू वेरी मच। ये इट्स अ कांस्टेंट थ्रेट टू लाइफ। ठीक है, एक्यूट एमआई है, इट्स एन एक्टिव कार्डिक कंडीशन या मेजर कार्डिक प्रेडिक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी। ठीक है, तो कोई भी ये बेसिकली यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो आज मैंने एजेंडा था वो जो प्रॉपर जो हम लोग कर रहे हैं वो इन अ क्यू हम रात को करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि जो भी कोई आपने चीज पढ़नी होती है उसका तरीका क्या होता है। जैसे एमआई है ना, तो एमआई अब आप ये इसको अगर आप किताब का सफा याद करने की कोशिश करेंगी तो ये किताब का सफा नहीं है, ये एक जर्नल प्रैक्टिस है कि कोई भी अगर सर्जरी है तो सर्जरी में आपने देखना है कि सर्जिकल रिस्क क्या है। तो ये एक हाई रिस्क सर्जरी नहीं है। ऑब्स्ट्रक्टेड इनग्वाइनल हर्निया अगर इनकार्पोरेटेड हो जाए और गैंग्रीनस हो जाए, सेप्सिस में चला गया है, तो वो आप उसको कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली दिस इज इंटरमीडिएट रिस्क सर्जरी। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि ये अर्जेंट सर्जरी है। एमरजेंट सर्जरी इनकार्सरेटेड जो होती है वो एमरजेंट होती है, वो आप उसमें
आप मिनट्स में आपने करना है, वरना वो जितनी देर आप डिले करेंगे उतनी देर में उसका सेप्सिस फैलता जाएगा, तो उसकी गैंग्रीन होता जाएगा, ठीक है। लेकिन इमरजेंट सर्जरी और अर्जेंट सर्जरी आपस में इंटरचेंजेबल है, ठीक है। इमरजेंस और अर्जेंट में बारीक सा डिफरेंस होता है। अच्छा, फिर उसके बाद रिस्क हो गया, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये पेशेंट क्या ये ओपन किया जाता है या ये क्या नाम है इसका, लैप्रोस्कोपिक किया जाता है। तो ये लैप्रोस्कोपिक भी किया जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से सर्जन के साथ आप डिस्कशन करेंगे कि उसकी सर्जिकल टेक्निक क्या होगी, उसकी इंसिजन क्या होगी, उसका सारा कुछ क्या है, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट है। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई इसमें फ्लूइड शिफ्ट क्या होगी, ये बेसिकली सर्जरी से रिलेटेड ये सारी बातें। उसके बाद आपने देखना है पेशेंट से रिलेटेड। तो जिस पेशेंट का 1 महीना पहले एमआई हुआ है, दैट इज हाई रिस्क पेशेंट, दैट इज एक्टिव कार्डियक कंडीशन, दैट इज एक्यूट रीसेंट एमआई, ठीक है। और रीसेंट एमआई का जो पेशेंट होता है उसमें ये देखना है कि अगर उसकी इवन एंजियोप्लास्टी भी हो गई है, तो एंजियोप्लास्टी में आपने देखना है कि उसकी खाली एंजियोप्लास्टी की है, डायलिटेशन की है, उसको बेयर मेटल स्टंट डाला है, या उसको ड्रग इल्यूटेड स्टंट डाला है, ठीक है। अगर ड्रग इल्यूटेड स्टंट है तो उसके भी 2 कैटेगरीज हो गई हैं रिसेंटली उनको, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। तो उसमें 6 मंथ्स फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के अंदर 6 मंथ, और फर्स्ट जनरेशन के अंदर 1 ईयर तक उनको डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी चलती है। वो आप नहीं रोक सकते। अगर आप रोकेंगे तो आपको ब्रिजिंग करनी पड़ेगी, ब्रिजिंग विद हेपरिन या क्लेक्सिन, ठीक है। और अगर जो बेयर मेटल स्टंट होगा तो बेयर मेटल स्टंट के लिए कितनी देर होता है सर? वो 1 ईयर होता है ना सर? नहीं अभी तो मैंने आपको सर मेटल का शायद 1 मंथ होता है, 1 मंथ होता है। और सर एक ड्रग इल्यूटिंग स्टंट होता है जिसका सर 1 ईयर हो। मैंने आपको वही तो मैं बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि और मॉडिफिकेशन आ गई है तो अब 6 मंथ्स हो गया। नहीं 6 मंथ्स फॉर सेकंड जनरेशन, 1 ईयर फॉर फर्स्ट जनरेशन। जो ट्रेडिशनल ड्रग इल्यूटेड स्टंट है दैट इज फॉर 1 ईयर, ठीक है। और उसके अंदर जो सेकंड जनरेशन है वो 6 मंथ्स। उसके बाद जो बेयर मेटल स्टंट है वो 4 to 6 वीक्स है, 4 to 6 वीक्स, ठीक। और जो बैलून एंजियोप्लास्टी होती है उसके अंदर 2 वीक्स है, ठीक है। जी सर, बैलून एंजियो, बिल्कुल सर। तो ये आपने देखना होगा। यही जो मैं आपको वही केस ही हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ उस केस के अंदर। फिर अब आपने डिसाइड ये किया कि 1 महीना पहले हुई है, आपने उसको प्रोब किया था। सर आप रिपीट करो जो मैंने बताया। सर इसके अंदर सबसे पहले तो आपने मुझे ये बताया ना कि सर आपने पी ऑप इसकी जो सी है एनेस्थीसिया मैनेजमेंट करनी है। उसके अंदर आप देखोगे कि हाई रिस्क है तो किस बेस के ऊपर है, और सर्जरी है वो कौन सी है। सर सर्जरी अगर इंटरमीडिएट है और ये हाई रिस्क केस है तो सर ये A से 4E का केस बनेगा। और इसके अंदर फिर आपने ये देखना है कि ओपन है कि लेप्रोस्कोपी करोगे, आप सर्जन के साथ डिस्कस करोगे। और इसके अंदर फिर आप देखोगे कि स्टंटिंग हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है या बलून डायलिटेशन हुई है। उसके हिसाब से आपने एंटीप्लेटलेट्स कितने अरसे तक देनी है। अगर आपने एंटीप्लेटलेट्स कंटिन्यू करनी है तो आपने ब्रिजिंग करनी है, डुअल एंटीप्लेटलेट। जी सर। और सर फिर एंटीप्लेटलेट्स को सर अगर आपने स्टॉप करना है, एंटीकोगुलेंट्स को फिर आपने ब्रिजिंग थेरेपी करनी है जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन से करनी है, और कितना अर्सा पहले करनी है। तो सर ये वाली सारी चीजें इसमें आ सकती है रिलेटेड, ठीक है। तो आपने उनसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा ना? नहीं सर, हमसे बस सर उन्होंने सिर्फ ये प्री ऑप एनेस्थीसिया मैनेजमेंट रुक गए थे, वो जीए का वर्ड सुनने चाह रहे थे। उसके बाद उनको थोड़ी सी तसल्ली होगी। फिर अच्छा, वो तो क्या मैं आपको वैसे बता रहा हूँ क्योंकि देखें अब आप माशाल्लाह सीनियर हो गई हैं। अब आपको एफसीपीएस देना है इंशाल्लाह। तो एफसीपीएस के अंदर वो टेबल वाइवा में यही सिनेरियो, सब कुछ यही होगा और वो टेबल वाइवा होगा। यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज में अगर आपको टेबल वाइवा में थोड़ा एलैबोरेट किया जाएगा तो उसके अंदर आपने ये बोलना है कि वी विल डिस्कस विद द सर्जन अबाउट देयर प्लान, आर दे गोइंग टू डू लैप्रोस्कोपिक और ओपन, ठीक है। क्योंकि लैप्रोस्कोपी के अंदर इंट्राऑपरेटिव स्ट्रेस ज्यादा होगा, उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस ज्यादा आएगा। एम आई राइट? कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस बिकॉज ऑफ हाइपरकार्बिया, बिकॉज ऑफ न्यूमोपेरिटोनियम की वजह से, और जो हीमोडायनामिक चेंजेस आएंगी उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस ज्यादा होगा। तो इस केस के अंदर आपका पर्पस क्या है कि आपने मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रेशियो को मेंटेन करना है। मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रेशियो को आपने मेंटेन करना है, ठीक है। तो वो सारे फैक्टर को आपने करना है। दूसरी बात ये कि इस पेशेंट के अंदर आपने, अच्छा आपको उन्होंने कहा ना कि आप उसको जीए इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि पेशेंट डुअल एंटीप्लेटलेट पे है, तो आप इसको भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि इवन इफ यू आर गिविंग रीजनल एनेस्थीसिया बिकॉज ऑब्स्ट्रक्टेड इन्ग्वाइनल हर्निया
मे हैव, इसी में सर्जन के साथ जो डिस्कशन है उसके अंदर है कि उसकी हर्निया हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर का हो, हर्निया हो सकता है उसका 10 सेंटीमीटर का हो, हर्निया में हो सकता है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई हो, ठीक है, और उसकी गैंग्रीन हो गई हो, तो उसके अंदर हो सकता है उनको हेमिकोलेक्टमी करनी पड़े। तो ये आपने तो एंटिसिपेट करना है ना, तो आप इस पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया की कॉन्ट्राइंडिकेशन बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। नंबर 1, पेशेंट इज ऑन डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी, सो यू कैन नॉट इन इमरजेंसी सिचुएशन, यस, अच्छा, अगर वो आपको कहे कि जी ये पेशेंट को आपको देना ही देना है रीजनल और वो डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी पे है, तो कोई तरीका हो सकता है थ्योरेटिकली। सबसे पहले सर मैं कोगुलेशन प्रोफाइल उस पेशेंट की चेक करूंगी, आईएनआर लेवल्स चेक कराऊंगी, और ऐसे एफएपी जो एक सेकंड, अब आपने ब्रस्ट नहीं मारना, आपने टू द पॉइंट बात करनी है। कोएगुलेशन प्रोफाइल का एंटीप्लेटलेट से क्या ताल्लुक है? सर अगर उसका आईएनआर वगैरह डिरेंज्ड है सर, वो आईएनआर देखूंगी का आईएनआर का एंटीप्लेटलेट से क्या ताल्लुक है? समझ आई बात? देखो एंटीप्लेटलेट, प्लेटलेट्स काउंट कराऊंगी फिर। प्लेटलेट काउंट, तो काउंट पे तो इफेक्ट नहीं होता सब पे टैग देखेंगे। एक हो गई टैग, हो गई बात, और बीटी, ब्लीडिंग टाइम। सर जो सर प्लेटलेट काउंट की बिल्कुल यानी कि चेक करें ब्लीडिंग। आपने देखें, आप जो ये क्या करते हैं, ये साजिश करते हैं, ये प्लेटलेट्स को इंपोर्टेंट कर देते हैं, प्लेटलेट की एडिसिवनेस खत्म कर देते हैं, ठीक है। जो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होती हैं ये 2 तरह से काम करती हैं, या तो उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं या वो प्लेटलेट की एडिसिवनेस खत्म कर देती है, ठीक है। तो जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, फैक्टर 8 और प्लेटलेट ने मिलकर जो कार्रवाई डालनी होती है, ये कार्रवाई रुक जाती है। जो डिफरेंट GB2 3BA 3B2A रिसेप्टर होते हैं, अब मुझे उसका मैकेनिज्म भूल गया, क्लोपिडोग्रेल का अलग मैकेनिज्म है, एस्पिरिन का अलग मैकेनिज्म है, और कुछ और दवाइयां हैं जिनके मुझे नाम आज तक कभी याद नहीं हुए, पता नहीं टिक्लोपिडीन और समथिंग लाइक दैट, तो आपको नाम याद होने चाहिए। लेकिन यही चीज आपको समझने की जरूरत है, इसका एंटीकोएगुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। एंटीकोएगुलेशन इज अ सेपरेट थिंग, एंटीप्लेटलेट इज अ सेपरेट, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप करना पड़े, कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपने हर सूरत करना है, तो उसके अंदर प्लेटलेट आपको ट्रांसफ्यूज करने पड़े, ठीक है। बिल्कुल सर, ठीक। और ये इसकी सिनेरियो क्या होता है, ये रीजनल के लिए नहीं यूज होता, ये आमतौर पे कार्डिक सर्जरी में होता है, कि अगर एक ऐसा पेशेंट जिसको अभी एक्यूट एमा हुआ और अब उसकी सर्जरी होनी है, तो उसकी तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, ठीक है, उसके अंदर वो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज इंट्राऑपरेटिवली ट्रांसफ्यूज करते हैं। और ये आपका भी आंसर ठीक है कि आप टैग गाइडेड रिप्लेसमेंट करेंगे, टैग गाइडेड थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी, या दूसरा एक और कंपनी होती है, उसका क्या नाम होता है? रोटम, ठीक है। सर एक सोनोक्लास्ट होता है, वो क्या? यार गूगल करना पड़ेगा, मैंने नहीं नाम सुना, गूगल करके बताओ आप। सर ये जो रोटम है, ये प्रोसीजर है जिस तरह टैग गया जिसमें पता चलेगा कि ब्लीडिंग टाइम वगैरह ज्यादा है? रोटम आप समझ लो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी आप समझ लो कि पीटी वो है मुस्लिम लीग नवाज, दोनों एक ही थाली के छट्टे बट्टे, एक ही दो मुख्तलिफ कंपनीज हैं, ठीक है। उनकी वो है, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, दोनों ही एक ही काम कर रहे होते हैं। एक के जो है, जो रोटम है, वो क्या है, रोटेशनल इलास्टोमेट्री, और जो एक के अंदर, अब ये एक के अंदर जो है ना, वो सुई घूमती है, जमील आप बता दो, एक के अंदर वो नीडल घूमती है, और एक के अंदर क्या होता है, इसमें थोड़ा सा टेक्निक का डिफरेंस होता है, बाकी हैं ये दोनों एक ही चीज। ये कोआगुलेशन के सिस्टम को देख रहे होते हैं, एंड विद प्लेटलेट के इफेक्ट को आपकी जो है वो कोआगुलेशन फैक्टर्स, फाइब्रिनोजेन और फिब्रिनोलिसिस, ठीक है। एक इसमें रिएक्शन टाइम होता है, एक इसके अंदर अल्फा एंगल होता है, एक इसके अंदर एम्पलीट्यूड, एक आर था, एक ये था, बिल्कुल सर, ठीक है। तो ये इसकी होती है, रिएक्शन टाइम होता है। अगर कोएगुलेशन फैक्टर्स कम होंगे ना, तो रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा, देर से इफेक्ट आ रहा होगा, ठीक है। अगर अल्फा एंगल है, वो यानी कि जहां कार्रवाई शुरू हो रही है, वो उसके लिए फिब्रिनोजिन की रोल है। तो अगर अल्फा एंगल कम हो रहा है, तो इसका मतलब है, अल्फा एंगल कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर आपने फिब्रिनोजिन देना है, यानी कि क्रायोप्रेसिपिटेट जो रिच कंपोनेंट है। उसके बाद अब अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं अचीव हो रहा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए किसकी जरूरत होती है? प्लेटलेट्स की,
ठीक है। और अब अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बन गया लेकिन बहुत जल्दी टूटना शुरू हो गया है तो उसका क्या मतलब है? फाइब्रिनोलिसिस जल्दी हो रही है, क्लॉट जो है ना आपका अच्छा नहीं बना चाहिए। जमील, जो तो मुश्किल आपको सवाल था वो आपने जवाब दिया नहीं है, अब आसान सवाल के जवाब मैं दो। मैं तो बिजी था सर, मैंने सुना तो दूर से, वो फिर मैंने कहा मैं जाता हूँ। रोटेशनल, इसका फर्क बता दो। नहीं थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी सर पता सर, अभी नहीं नहीं याद नहीं है, मैं सुना यार था फिर उसमें। ये आप चेक कर लें, एक के अंदर ना जो थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी होता है ना, उसमें वो जिस जगह पे टेबल पे पड़ा हुआ है ना, अगर वहां पर कोई चीज हिला रहा है ना तो वो उससे उसकी एक्टिविटी खराब हो जाती है। मुझे भूल गया एग्जैक्टली कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। एक में मेरे ख्याल नीडल मूव करती है और एक में वो बाउल मूव करता है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, हाँ यस ऐसा ही है। जो थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी है ना उसमें बाउल मूव करता है और जो रोटम होता है उसके अंदर नीडल मूव करती है। तो इस तरह का बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ये इतनी कोई फेलियर पॉइंट नहीं है ये। ठीक है, अच्छा अब हम वापस आते हैं उसमें। तो हमने इसी में आपने इसी केस के अंदर आपने ये चीजों को आपने किया। अच्छा आप क्या रीजनल एनेस्थीसिया में करा सकती थी? रीजनल सॉरी पेरिफेरल नर्व ब्लॉक में? अच्छा हाँ सर, नर्व ब्लॉक मैंने नहीं बोला, मैंने तो सर रीजनल का एक ऑप्शन दिया था और एक जीए था, तो उन्होंने कहा आप प्रेफर किसे करोगी, मैंने कहा सर जीए को कह रहे थे। हाँ गुड, यानी कि सर हमारा मुझे लग रहा है फिर बहुत सुपरफिशियल सा था, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं गए, बस हाँ नहीं नहीं, काउंसलिंग कर लेकिन मैं उसी को मैं थोड़ा एक्सपैंड कर रहा हूँ ना। अगर आपने इस पेशेंट को जीए देना होगा ना तो आपको जीए के अंदर स्पेसिफिक बात क्या होगी कि आपने पेशेंट को सिंपैथेटिक स्ट्रेस से बचाना है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से हाँ बचाना सर, फिर एपिड्यूरल सर बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं नहीं, एपिड्यूरल नंबर तो नहीं लगाना ना। जिस पेशेंट के अंदर पेन के लिए सर, यानी डीप नहीं करेंगे नहीं सर नहीं एक तो। नहीं 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 नहीं, एंटी एपिड्यूरल तो आपने लगाना ही नहीं है ना ऐसा पेशेंट के जिसके डॉक्टर साहब अंदर। आप क्यों एपिड्यूरल को लगाएंगे? एक तरफ से आपने डबल एंटीकोगुलेंट पे हैं और डबल आप एंटी, इतनी बड़ी नीडल के साथ उसको जो है ना स्पाइनल आप दे नहीं रहे और एपिड्यूरल वाली नीडल आप लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है इसमें समझ आ लगाना रही है। हो तो पेरिफेरल ब्लॉक्स पे लगा सकते हैं, वो भी सर्जन से कंसल्ट करके, अगर वो नहीं नहीं वो ऑब्स्ट्रक्टेड भी नहीं है या उसने कहा कि मैं। नहीं नहीं मगर जमील बेहतर है कि अगर वो कोई और बहुत ज्यादा कंट्राइंडिकेशन जीए की अगर आपको एग्जामिनर बता रहा है कि नहीं, वही जैसा सर ने बताया ना कि आपको अगर वो एग्जामिनर रीजनल की तरफ लेके जाना तो फिर आप उनको लोकल जो है नर्व ब्लॉक उस पे आप कर सकते हैं या लोकल इंफिल्ट्रेशन पे भी हो जाता है, मगर उसमें ये श्योर हो कि आपके वहां पे उसमें गट ना हो। ठीक है, या हो ऐसी चीजें जिसमें आगे प्रोसीड करना पड़े उसको। ठीक सर, समझ आ गई बात। यानी कि देखो ये वो आपको फंसाने के लिए है तो आपने इसमें फंसना नहीं है। ये इसके अंदर ठीक सिर्फ सर। अल्ट्रासाउंड गाइडेड सुपरफिशियल ब्लॉक, अल्ट्रासाउंड गाइडेड सुपरफिशियल ब्लॉक लग सकते हैं। वो भी रिस्क वर्सेस बेनिफिट। अदरवाइज आपने ऐसे ही बगैर सोचे समझे नहीं बोल देना कि इसमें जनरल एनेस्थीसिया के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके हाथ में है। आप एम राइट, आपने रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन कर दी, आपने स्ट्रेस रिस्पांस को ब्लंट कर दिया, सारा कुछ कर दिया। जो रीजनल एनेस्थीसिया की चीजें हैं वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, अगर आपने एक ऐसा पेशेंट जिसके अंदर एपिड्यूरल हीमाटोमा या एब्सेस बन सकती है या ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। आपने उसको टैप ब्लॉक लगाया है, आपने कोई वेसल डैमेज कर दी, अब आप क्या करेंगे? आप उसको प्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हाँ, अगर कोई मिसाल के तौर पे ऐसी सिचुएशन है कि आपने अल्ट्रासाउंड गाइडेड उसको फेमरल नर्व ब्लॉक लगा दिया, आपने अंडर विजन उसको लगा दिया जिसमें आपने कोई वेसल को डैमेज नहीं किया, ठीक है, दैट इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ उसकी। तो ये है। और आपने मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रेशियो के क्या फैक्टर्स होते हैं? सर एक का तो सर हार्ट रेट, एक सर डिमांड होती है, एक सप्लाई होती है। सर जो सप्लाई होती है हार्ट रेट और कार्डिक आउटपुट था, स्ट्रोक वॉल्यूम था, और ये तो आप सारी चीजें बता रही है ना, स्पेसिफिक जो दोनों कॉमन होता है, दोनों में कॉमन होता है सर वो एक हार्ट रेट होता है। वेरी गुड। याद आ रहा है तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट रेट होता है। और अब आप इमेजिन करें कि अगर ऑपरेशन थिएटर में आपके मरीज को एनेस्थीसिया मिला हुआ है और हार्ट रेट उसका 100 से ऊपर है, तो ये आपको आपको शर्म महसूस करनी चाहिए, परेशान होना चाहिए आपको, हम सबको। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें कि हार्ट रेट इज द सिंगल मोस्ट डिटर्मिनेंट फॉर मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रेशियो। ठीक है, बाकी सारी चीजें आ जाएंगी उसके अंदर, वेसल डायमीटर भी आ जाएगा, उसके अंदर आपका प्री लोड भी हो जाएगा, उसके अंदर आपका एसवीआर भी हो जाएगा, वो सारी चीजें हैं जितनी। अगर वो पेशेंट हाइपरटेंसिव है, उसको उसकी अगर हाइपरट्रोफी हुई हुई है तो हाइपरट्रोफी की वजह से वो ज्यादा ऑक्सीजन लेगा तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अगर उसके चैम्बर के प्रेशर ज्यादा हैं तो भी उसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कुछ भी भूल जाए, मीन आर्टीरियल प्रेशर का ये रोल होगा कि कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर उससे मेंटेन हो। ठीक है, तो अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर उसका मेंटेन नहीं होगा
तो उसकी कोरोनरी परफ्यूजन नहीं होगी। फिर हार्ट रेट का जो होता है लिंक, वो इस वजह से होता है कि हार्ट को डायस्टली में ब्लड सप्लाई मिलती है। जब हार्ट रेट बढ़ता है तो रिक्वायरमेंट बढ़ती है, हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। एट द सेम टाइम एक तो उसकी वजह से उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और हार्ट रेट बढ़ने से डायस्टली के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, दोनों टाइम कम होता है, मगर डायस्टोलिक टाइम इज रिड्यूस मोर देन सिस्टोलिक टाइम। तो उसका फिर नतीजा ये होता है कि जब डायस्टली में उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो हार्ट चीखेगा। ठीक है, तो ये इसमें है। तो इस पेशेंट के अंदर आप आर्टीरियल लाइन का जिक्र करेंगे। इन एडिशन टू स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 मॉनिटरिंग, यू विल हैव आर्टीरियल मॉनिटरिंग टू हैव मेटिकुलस कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, यू विल हैव मल्टी मोडल एनाल्जेसिया, आप उसमें उसको पैरास्टामोल दे, एनसेड देंगे इस पेशेंट में? नहीं सर, आंसर्स नहीं दूंगी। क्यों? सर वो ब्लीडिंग प्रोफाइल को भी प्रोलॉन्ग करता है, और सर प्लेटलेट्स के साथ भी वो प्रॉब्लम कर जाता है। पेशेंट तो पहले ड्यूल एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे चल रहा है। अच्छा, उसके बाद आप बाकी जो चीजें वो आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हीमोडायनेमिक्स। आप उसको लाइडोकेन भी दे सकते हैं, आप उसको जो है वो डेक्समेडिटोमेटिन भी दे सकते हैं, लो डोज केटामीन दे सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये मैं सब लोगों को ये कहूंगा, क्योंकि किताबों में आपको लिखा नजर आएगा, पाकिस्तान के एग्जाम में ना केटामीन अगर वो और करते रहे ना, तब तक ना बोले। उसकी वजह ये है, प्रैक्टिकली केटामीन इज वंडरफुल मेडिसिन। ठीक है, केटामीन लो डोज देने से कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदे हैं। लेकिन आप पाकिस्तान के एग्जाम के अंदर ना आप दें तो बहुत ध्यान से, और आप कॉशियसली आप एग्जामिनर की शक्ल देख के बोलें। ठीक है, क्योंकि केटामीन जो है वो अगर आप ज्यादा डोज में देंगे तो उससे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी, अगर आप उसको कम डोज में देंगे तो उससे एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या है। बाकी आप मल्टी मोडल एनाल्जेसिया देंगे, इंटुबेशन आप उसका स्ट्रेस रिस्पॉन्स कैसे कम करेंगे? सर उसे डीप एनेस्थीसिया देके, गुड मल्टीमोडल एनेस्थीसिया देके, और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कम करने के क्या तरीके? ये हर जगह पे ये फॉल्ट आंसर है। सर लिग्नोकेन देंगे, और बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, और ओपियाइड फेंटानिल या रेमिफेंटानिल दे सकते हैं। अपने ये आपने दवाइयों का सहारा ले लिया है, जो अपने करने का काम है वो नहीं बताया। स्ट्रेस को ब्लंट करने के लिए आपकी मस्जिद में पहला काम क्या है? फार्मेसी तो बाद में आएगी ना। शॉर्ट लेरेंगोस्कोपी टाइम। ओके सर, 15 सेकंड्स। मतलब आप शॉर्ट लेरेंगोस्कोपी टाइम, एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आप इंटुबेशन जरूरत है तो कोशिश करें एलएमए। ये मैं आपको वैसे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ब्लंट करने के लिए बता रहा हूँ, यानी कि सुप्राग्लॉटिक डिवाइस से अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो सुप्राग्लॉटिक डिवाइस विल बी बेटर। अगर आपसे कोई पूछे सिंपैथेटिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स को करना है, तो आप कोशिश करें कि अगर कोई रीजनल की कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो आप रीजनल की तरफ चले जाएं। ठीक है, उससे सिंपैथेटिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। बाकी जो चीजें वो आपने बता दी। ठीक है ना, तो आपने लाइडोकेन बता दिया, आपने शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर बता दिया, आपने जो है वो लाइडोकेन बता दी। लाइडोकेन का क्या रोल होता है इसमें? लाइडोकेन का क्या रोल होता है? कार्डिक स्टेबिलिटी नहीं होती। लाइडोकेन जो है ना वो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है लाइडोकेन का। ठीक है, जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है वो क्या करेगा? अच्छा, कोई ये बताएगा कि लेरेंगोस्कोपी का जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है उसकी क्या एफरेंट और इफरेंट होती है? आप जमील ये जवाब दो ना। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे आसान सवाल पूछूं, तो तुमसे आसान सवाल तो मैं नहीं पूछूंगा। हाँ जी, अब जमील का सर नेटवर्क 5 और 10 होती है जी। सर। ये जो सुपीरियर लेरेंजियल है वो लेके जा रही होती है, रिकरेंट लेरेंजियल वापस लेकर आ रही होती है सर, यही होता है। ये क्या बात हुई? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ने आगे हार्ट रेट बढ़ा देना? सर एक वो 5 और 10 भी मैंने पढ़ी थी, वो थी। देखो मेरी बात सुनो, ये नहीं है कि कहीं की बात कहीं नहीं बोलनी जी। जमील साहब,
जी सर, इसमें मेरे ख्याल में जो फ्रिंजियल नर्व है ना, ग्लसोफ्रिंजियल नर्व जो होती है उसकी उसका कार्डिक के साथ जो ना बनता है कोई, मैं अभी नहीं बता सकती सर, पहले कार्डियोक्युलर एफरेंट रिफ्लेक्स बताओ ना, होती है ना इस। पहले एफरेंट बताओ, जी, तरतीब सोच के बताओगे तो ग्लासो सोच के बताओगे तो। ग्लासोफ्रिंजियल नर्व भी हो सकती है, जिसको हम जो है ना वो जब प्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो जो होती है ना वो उसका उसका पाथवे का मुझे भी नहीं मालूम, डेफिनेटली उसका फिर डेफिनेटली कोई सिंपैथेटिक जो होती है ना उसको फिर एक्टिवेशन करेगी, जिस वजह से हार्ट रेट बनते हैं ना। अब कार्डिक पे कौन जाके करती है उसको, आई डोंट नो देखो मेरी बात सुनो, एक इसको अगर आपको बताएं। भूल जाए, अगर आपको भूल जाए तो आप ये ज़हन में रखें ना कि जो एरिया को आप स्टिमुलेट कर रहे हैं वहां हाँ, की जो नर्व्स होंगी वहां से ही जाएगा ना एफरेंट। जो वहां की डेफिनेटली। सेंसरी नर्व्स होंगी तो वो 9 है या 10 है, 9-10 नर्व से जाएगा एफरेंट। अब वहां पे कोई इंटर न्यूरॉन्स होंगे जो जाके ब्रेन स्टेम पे जाके सिंपैथेटिक रिस्पांस को बिल, करेंगे। बिल्कुल, फिर तो उसको भाई स्टिमुलस करेंगे कंसेंट को, और उस पे हार्ट पे क्या जाती है, ये डेफिनेटली या तो हार्ट को वेगस जो है ना वो सप्लाई करती है, या सिंपैथेटिक होती है, सिंपैथेटिक T1 से T4 करेगी, मगर उसको कैसी कम्युनिकेशन बनती है ये मुझे नहीं नहीं पाथवे नहीं का नहीं देखो पता, कि उसको अगर वेगस आप जाके हुए इनहिबिटरी उसका जाके इफेक्ट होता है ब्रेन स्टेम में, तो उस वजह से वेगस इनहिबिट होती है तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाती है। और ये मैंने नहीं, मुझे पता नहीं है और ना मुझे अंदाजा है इसका कि देखो वरना वैसे। वेगस 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 तो अगर वो जा रही है तो वो तो फिर यहाँ से अगर वेगस की स्टिमुलेशन हो तो तब तो ब्रेडिकार्डिया होना चाहिए ना। ब्रेडी आएगा ना, ठीक है, मगर इस एरिए को पीछे फेरिंग्स को तो ग्लासोफ्रिंजियल कर रही है ना, ठीक है सर। हम्म। मतलब तो बेसिकली देखिए ये है ये ना। कॉम्प्लिकेटेड इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि आपको हम्म, अगर आपको ये पता है कि इफेक्ट क्या है और आपको ये पता है कि आप छेड़छाड़ कहाँ पे कर रहे हैं, तो आप उसके इफेक्ट को अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ तो आप बना सकते हैं। तो यही इफेक्ट है, वो यही हम्म, इफेक्ट है, इसलिए इसलिए ज़हन में रखें बात कि लेरिंगोस्कोपी से ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है। यही आपको जो बता रहे हो ना, मैं इसी में आपसे यही सुनना चाह रहा हूँ कि लेरिंगोस्कोपी से स्फीयर ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है। ट्यूब अगर किरायना पे टच कर रही हो, एयरवे प्रेशर ज्यादा हो रहे हो, तो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली तो टैकीकार्डिया होता है ना, बट इट कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, ट्यूब के किरायना को टच करने से ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। इसी तरीके से लेरिंगोस्कोपी से यूजुअली सिंपैथेटिक रिस्पांस आता है, लेकिन इससे ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है। ये मैं आपको बताने का सिर्फ मकसद ये है। ठीक है, तो आपने इसको अवॉइड करना है। आपने आर्टीरियल लाइन डाल ली, आपने जो है वो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रेशियो को मेंटेन रखा, आपने डीप प्लेन में उसको एनेस्थीसिया दिया, मल्टीमोडल एनेस्थीसिया दिया। ओपियोइड्स देंगे या नहीं देंगे? दे सर, दबा के दें। दबा के देंगे, ओपियोइड बेस्ड एनेस्थीसिया देना है। मतलब एग्जाम के अंदर ये दबा के देना नहीं नहीं बोलना, लेकिन ओपियोइड्स बेस्ड एनेस्थीसिया इज अ बेटर चॉइस एज कंपेयर टू एनी अदर। ठीक है, और ये आप लोग हैरान होंगे कि मैंने जब सऊदी कमीशन के अंदर कंसल्टेंट का इंटरव्यू दिया था तो मुझसे यही सवाल पूछा गया था इन अ डिफरेंट सिनेरियो। यही चीज थी, यही एक्यूट एमआई था, वो रिसेंट एमआई था बल्कि, और उसकी करनी थी उसको हो गया था क्योंकि इन पेशेंट के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस भी होता है ना, मतलब जाहिर बात है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ही उसको एमआई हुआ है, तो इनके अंदर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज भी हो सकती है। तो उसमें उन्होंने ये सिनेरियो दिया था कि उसको 2 हफ्ते पहले उसको एमआई हुआ था, वो उसकी एंजियोप्लास्टी हुई थी, और अब उस पेशेंट को सीवियर लिम्ब पेन हो रही है, उसको लिम्ब का स्कीमिया हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये ऐसी सर्जरी थी कि ये आपकी एंडोवेस्कुलर हो सकती है, तो आप ये कह सकते हैं कि बिकॉज इट्स एंडोवेस्कुलर तो ये लोकल में भी हो सकती है, बट द स्टैंडर्ड विल बी द सेम। वही आप स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 मॉनिटरिंग सिंपैथेटिक स्ट्रेस रिस्पांस का ब्लड करेंगे, आप आर्टीरियल लाइन लेंगे और आप सारी चीजें। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ये हम लोगों ने डॉक्टर अस्मा के एक सिनेरियो को हमने सॉल्व कर लिया। पोस्ट ऑपरेटिव कहाँ जाएगा ये पेशेंट? जी, इस पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली एचडीयू में भेजना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे फर्क बताया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एचडीयू एंड आईसीयू। ये मैं बहुत दफा डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग नए हैं, उन लोगों के लिए कौन बताएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एच। जमील अब तुमने नहीं हाथ खड़ा करना। जी, एचडीयू और आईसीयू का क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? डॉक्टर हमाद, आप बताएंगे? जी नादिर।
सर एचडीयू में हाई डिपेंडेंसी यूनिट है और आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू में सर हमने मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है ना वो करनी हो, जिनकी नीड होती है पोस्ट आप या सिक पेशेंट जो मेडिकल सर्जिकल से आते हैं उनके लिए सर वो आईसीयू यूज होता है। और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के लिए मतलब फ्लूइड्स के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स और आपका आंसर ठीक है। अगर एक मिसाल के तौर पे एक पेशेंट को आइनोट्रोप्स भी चल रहे हैं और उसका डायलिसिस भी होना है तो उस पेशेंट को आप आईसीयू भेजेंगे या एचडीयू भेजेंगे? मैकेनिकल वेंटिलेशन नहीं है सर, वो एचडीयू में भी सर हो जाएगा। नहीं ये आंसर, इसीलिए आपका ये आंसर गलत है कि एचडीयू और आईसीयू में डिफरेंस ये होता है कि वहां पर या तो मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत हो या मोर देन वन ऑर्गन सपोर्ट। ठीक है, ठीक सर। अगर वन ऑर्गन सपोर्ट है यानी कि मिसाल के तौर पे अगर सिर्फ आइनोट्रोप्स चल रहे हैं ना तो आप उसको एचडीयू में भेज सकते हैं, लेकिन अगर आइनोट्रोप्स भी चल रहे हैं और साथ उसको डायलिसिस भी होना है या उसकी बहुत सीवियर उसको मिसाल के तौर पे उसको डीके हो गया है तो अब डीके की वजह से उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस भी है और साथ उसका मिसाल के तौर पे उसको वेजोप्रेसर्स भी चल रहे हैं तो अब उसकी एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व हो गया तो अब आप उसको एचडीयू में नहीं भेजेंगे, आप उसको आईसीयू में भेजेंगे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एचडीयू एंड आईसीयू। ठीक है जी सर। और आईसीयू से नीचे कौन सा होता है? इससे हल्का, इससे हल्का सिस्टम क्या होगा? वार्ड, जो जनरल वार्ड की केयर होती है। ठीक है, जनरल वार्ड, ये ठीक। उससे पिछले स्टेप पे क्या होता है? रिकवरी रूम। रिकवरी मतलब लाइक ऑपरेशन करके आप उसको डायरेक्ट घर भेजें, डे सर्जरी। ठीक है, डे केयर तरतीब ये है कि डे सर्जरी, एडमिशन, एचडीयू, आईसीयू और फिर डायरेक्ट फ्लाइट टू नाउजुबिल्ला। जी सर। मॉर्चरी। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा अस्मा आपने जो दूसरा सिनेरियो बता रही थी वो भी बताएं, जो रेडियोलॉजी वाला आपने बताया। सर उसमें जो चेस्ट एक्सरे, सर एक्सरे जो रखा हुआ था ना सर वो कोई चेस्ट वगैरह का नहीं था सर, वो लंबर रीजन का था और सर उसका लेटरल व्यू था और सर पीए व्यू था। तो सर एक तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि सर जो पेडिकल्स कौन से है, स्पाइनस प्रोसिस कौन सा है और मसल सर एक पिसिफॉर्म मसल था साइड पे, उसके ऊपर यू सर लेबलिंग हुई थी A to H तक ना। सर ने कहा ये पहले बताओ ये एक्सरे कौन सा है, बताया लंबोसेकल स्पाइन है, एक एपी व्यू था, एक लेटरल व्यू था, वो बता दिया उन्हें। फिर कहते हैं जो ABC तक से जो है ना वो मुझे 1 by 1 करके बताती जाओ। तो सर ये थोड़ा सा मुझे लैक लगा कि सर क्योंकि एनाटॉमी का तो शायद रिवीजन नहीं हुई थी, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह सर वो 1 by 1 करके मैं बताती कि एक जगह कहीं फंसी फोरामीना और फेसेट पे, सर ने वो जरा करेक्ट कर दिया कि नहीं डॉक्टर साहब ये इस तरह होगा। मैंने कहा जी सर ठीक है। एंड पे सर उन्होंने फेसेट का पूछा कि फेसेट जॉइंट कैसे बनता है और सर बस उस पर यही था सर, लेबलिंग थी और डायग्नोज करो, लेबलिंग करो और फेसेट जॉइंट का बताओ, बस 3 चीजें थी। इसके अंदर ना मैं आपको ये कहूंगा कि ये आप लोगों को जो आना चाहिए वो है अल्ट्रासाउंड स्पाइन। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड स्पाइन बेसिकली अल्ट्रासाउंड स्पाइन में, क्योंकि ये अब जो आपकी कुछ सालों के बाद शायद पॉइंट ऑफ केयर आ जाए कि कोई भी अगर कोई पेशेंट बगैर अल्ट्रासाउंड स्पाइन किए स्पाइनल या एपिड्यूरल लगाए और उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो ही विल नॉट बी कवर्ड मेडिकली। जैसे कि अब नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक यू कैन नॉट हैव सीवीपी विदाउट अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो आपको पॉइंट ऑफ केयर जो है अल्ट्रासाउंड स्पाइन टू जस्ट टू फाइंड आंसर्स लाइक मिडलाइन आपको देखने के लिए, आपको डेप्थ फ्रॉम स्किन टू एपिड्यूरल स्पेस। ठीक है, और लेवल ऑफ वर्टिब्रा। ठीक है, ये 3 चीजें आपको पता चलेंगी कि कौन से वर्टिब्रे पे हैं आप, मिडलाइन किधर है और डिस्टेंस फ्रॉम स्किन टू एपिड्यूरल स्पेस कितना। ठीक है, तो बेसिकली ये एक नया स्टेशन है। अच्छा, और कॉम्प्लिकेशन क्या आई थी अस्मा? सर कॉम्प्लिकेशन ऐसा नहीं आई थी सर, उसका वो 5 पॉइंट्स है उसमें से एक पॉइंट जैसे अब ये सर एक आया था ईसीजी पड़ी हुई थी सर और साइनस टैकिकार्डिया था। सर ने मुझे कहा कि पहले ये क्या है, मैंने कहा सर ईसीजी है, ठीक है सर। उसके बाद उन्होंने कहा कि ईसीजी की आप क्या क्या देखोगी, तो सर वो मैंने उनको बताया कि पहले मैं पेशेंट का नेम एज डेट देखूंगी। उन्होंने कहा गुड, उसके बाद आगे होता है उसमें रेट रिदम सर एक्सिस, इस तरह मैं बताती गई। उन्होंने कहा ठीक है इसे छोड़ दो, अब एब्नॉर्मलिटीज पर आ जाओ। एब्नॉर्मलिटीज में सर मैंने इसी तरह टेकीरिथमियास, ब्रेडियरिथमियास वो बताए सर। एक वो वर्ड मेरे मुंह से सुनना चाह रहे थे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस
जिसका वो कहते हैं अगर बहुत टॉल टी वेव्स है तो क्या होगा, वो मैंने बताया सर। फिर वो सर ड्रग्स का इफेक्ट उन्होंने पूछा, तो सर वो मैंने बताया सिलेक्टिव सेरोटोनिन का इफेक्ट होगा, क्यूटी इंटरवल्स प्रोलॉन्ग हो जाएंगे। उस पे वो जरा खुश हो गए कि चलिए ऐसे आता है सर। वो 5 पॉइंट्स उसके थे। फिर उन्होंने कहा कि एक पेशेंट आता है, वो तुमने उसे ईसीजी लगाई है, इंट्रो बेहोशी दे दी, इंट्रा ऑपरेटिवली एकदम टैकीकार्डिया हो गया। टैकीकार्डिया के कॉजेज बताओ इंट्रा ऑपरेटिवली सर। वो भी मैंने उनको बताया सारे के डी प्लेन ऑफ वो सर एनेस्थीसिया हो गया, लेस टेंस हो गया, पेन होगी और ये वो सारा। तो सर वो उसको मैंने 3 में डिवाइड कर दिया, जैसे एक पेशेंट रिलेटेड, एक एनेस्थीसिया रिलेटेड और एक ड्रग्स रिलेटेड। वो उन्हें बात पसंद आई कि ठीक है, इस तरह इसने जरा सिस्टमैटिकली बोली। फिर उन्होंने कहा सर 1 by 1 कि तुम उसको कैसे मैनेज कैसे करोगे इंट्राऑपरेटिव टैकीकार्डिया को। वो सर वो इलेक्ट्रोड से वो शुरू हुए कि ठीक है इलेक्ट्रोड्स ठीक करोगी पहले के इलेक्ट्रोड्स भी ठीक हैं कि नहीं। और सर ये इस तरह सर उन्होंने पूछे थे 5-6 पॉइंट्स ईसीजी के यहाँ अंदर। पर ही मैं ऐड कर दूंगा 2 जो आपने बताया, उसी को मैं मजीद ऐड कर दूंगा कि आपने रेट, रिदम, एक्सिस, पी वेव मॉर्फोलॉजी, पीआर इंटरवल, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूटी इंटरवल, on any sign of any electrolyte imbalance, any excess deviation, hypertrophy, any ischemia infarction. ये ईसीजी के सर ये इस्कीमिया का भी एक वर्ड पूछना चाह रहे थे, बिल्कुल इस्कीमिया भी मुझसे पूछा था। वो आप देखें, मेरी बात सुने, आपके सामने एक चीज नजर आ रही है ना, तो उसकी अलग अलग चीजें बताते जाए। रेट, रिदम, उसके बाद पी वेव, पीआर इंटरवल, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एक्सिस, इस्कीमिया इन्फेक्शन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये बात हो गई। दूसरी जो आपने बताया ना, ये देखें, ये मैसेज है सबके लिए। कहने को ये टैकीकार्डिया कोई भी नहीं पड़ेगा ना कि भाई टैकीकार्डिया तो अपने घर की खेती है, लेकिन पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, सर्जरी रिलेटेड फैक्टर, एनेस्थीसिया रिलेटेड फैक्टर, और आप जैसे आपने ड्रग्स बता दिए, वो बेसिकली एनेस्थीसिया रिलेटेड फैक्टर। ठीक है, तो इसके अप्रोच में अगर उन्होंने आपको इलेक्ट्रोड से कहा था, लेकिन आप ये कहेंगे कि सबसे पहले आप एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन अप्रोच, ठीक है, आप 100% करेंगे, आप देखेंगे कि उसकी वेंटिलेशन ठीक है, उसकी 5O2 को 100% कर देंगे, उसको देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि भाई उसकी इलेक्ट्रोड सही लगे हुए, फिर आप देखेंगे कि वो उसका एनेस्थीसिया, एनाल्जेसिया, मसल रिलैक्सेशन, एनेस्थीसिया, एनाल्जेसिया, मसल रिलैक्सेशन, उसको अवेयरनेस तो नहीं हो रही, उसको एनाल्जेसिया तो नहीं कम है, उसकी मसल रिलैक्सेशन है या नहीं। फिर आप सर्जन की तरफ चले जाएं, या साथ ही आप बोल सकते हैं कि कोई ऐसी अगर सर्जरी हो रही है जिसके अंदर कोई ऐसा सर्जिकल स्टेप है जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्लस 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 आपने हार्ट रेट के साथ दूसरी जो अब जब एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन ही बता रहे हैं ना, तो आप ये कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया के साथ हाइपरटेंशन है तो अलग से अलग डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, और अगर टैकीकार्डिया के साथ हाइपोटेंशन है तो वो अलग है। टैकीकार्डिया के साथ अगर हाइपोक्सिया भी शुरू हो गया है तो वो अलग है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ चला जाएगा, टेंशन निमोथोरैक्स की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली आपने उनको ये बात उनको वहां पर बावर करानी है, ठीक है ना, कि आप उसको खाली एक स्पेसिफिक साइन के ऊपर आप यू डोंट ट्रीट द नंबर, यू ट्रीट द पेशेंट। ठीक है, तो आप उसमें यही बोले इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, सी एनी एसोसिएटेड हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी, ये जुमला आप बोले, और ये सब में ट्रू होगा। दिस आंसर विल ट्रू इन एवरीथिंग, इन एवरी सिनेरियो। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने ये सब कुछ कर लिया, तो फिर क्योंकि आपने अपना घर पहले करेक्ट करना है, फिर आपने दवाइयों की तरफ जाना है। तो अगर कोई इसके आंसर में पहले बीटा ब्लॉकर बोल देगा ना, तो वो फेल नहीं होगा, लेकिन गलत मतलब, लेकिन ये वो एग्जामिनर को आप खाना चुटकियां काट रहे हैं कि मतलब बिला वजह उसको तंग कर रहे हैं कि आपको फेल कर। ठीक है, तो वो उन्होंने ये मुझसे पूछा था कि ड्रग कौन सी देती हो तो टैकीकार्डिया हो जाता है सर, वो मैंने कैटामीन बता दिया सर। फिर कह रहे थे इनहेलेशनल में क्या दोगे, फिर मैंने आइसो बता दिया। कह रहे थे आइसो करेगी ज्यादा या सीवो करेगी, तो सर उसमें मैंने कहा सर आइसो ही करेगी, तो कह रहे थे हाँ आइसो ही ज्यादा करती है टैकीकार्डिया। सर फिर मैंने एक बार कल रात को ही हमने डिस्कस किया था ना आइसोफ्लोरेन। बिल्कुल सर आइसो करेगी। कौन सी ड्रग्स जो है जो टैकीकार्डिया करती है? कैटामीन आपने बता दिया है, पैथेडीन, पैनक्रोनियम, ग्लाइकोपाइरोलेट, एट्रोपिन, और जो भी हिस्टामिन रिलीजिंग ड्रग्स है ना, वो आपका टैकीकार्डिया कर सकती है। कोई भी अगर आप आइनोट्रोप दे रहे हैं तो उसकी वजह से टैकीकार्डिया हो सकता है। ठीक है, अगर पेशेंट एस्थमेटिक पेशेंट है, नेबुलाइजेशन पे है, तो उसकी वजह से टैकीकार्डिया हो सकता है। अगर कोई पेशेंट ये जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उनमें टैकीकार्डिया हो सकता है। ठीक है, पेशेंट टाइप ए पर्सनैलिटी है, एंशियस है, उसके लिए टैकीकार्डिया हो सकता है। फिर तरतीब से आप बताते जाएं, आपको कोई एंडोक्राइन चीज याद आ रही है इसमें टैकीकार्डिया होता है? सर फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा, थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस में
थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। एक सर उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तुम क्या देखोगी ईसीजी के, तो सर वो एक टाइम था और एक वोल्टेज था, उसमें थोड़ी सी बजुली कहते हैं एक्स एक्सिस पे क्या देखोगी और वाई एक्सिस पे क्या देखोगी, तो सर उसके अंदर फाइनली जब मैंने बोला कि सर एक्स एक्सिस पे मैं टाइम देखूंगी और वाई एक्सिस पे वोल्टेज देखूंगी। एग्जैक्टली यही सर वो जिससे वो पूछ रहे थे सर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, कह रहे थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या देखोगी। लो वोल्टेज ईसीजी किस किस की में हो सकती है? लो वोल्टेज ईसीजी सर पेरिकार्डाइटिस में आसान, उससे आसान चीज कार्डियक टेम्पोनेट यार, उससे आसान चीज निमोथोरक्स, उससे आसान चीज। तुम सारी खतरनाक मरीज को मारने के चक्रों में होता है ये। सिंपल ओबीज पेशेंट के अंदर लो वोल्टेज आ सकती है, ओबीज पेशेंट के अंदर, हाइपोथायराइड पेशेंट के अंदर लो वोल्टेज होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका एक और सिनेरियो हो गया। अच्छा, और सर इक्विपमेंट्स 4-5 आई हुई थी सर, जैसे एक सर जो मेन स्ट्रीम कैप्नोग्राफ था सर वो पड़ा हुआ था सर, वो शायद मेन स्ट्रीम सर मेरी तो ओटी में यूज हो रहा, मुझे पता था, जब मैंने सर को बताया तो सर ने कहा पहले जिसने पहले डायग्नोस किया, सर वो मेन स्ट्रीम पड़ा हुआ था, वो हम सर साइड स्ट्रीम पूछते हैं सर, कोई उसके ग्राफ्स वगैरह नहीं थे कि आइडिया नहीं हो रहा था क्या चीज है, तो सर वो पहले डायग्नोसिस के ऊपर हुए, फिर उन्होंने कहा अच्छा इसका मैकेनिज्म बताओ सर, वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने बताया, फिर कहते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे काम करेगा, कौन सी वेवलेंथ है सर, वो जो 940 और 660 का मैंने बताया सर, वो एक एस्बेस्टोस पॉइंट था वो पूछा उन्होंने, फिर कहते हैं कि इसमें और उसमें क्या फर्क है, मेन स्ट्रीम और साइड स्ट्रीम में कौन सा ज्यादा प्रेफर करोगी, तो उनको बताया कि मेन स्ट्रीम ज्यादा अच्छा है क्योंकि सर इसमें टाइम लैग कम होता है और हमें अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, सैम्पलिंग की भी हमें नहीं जरूरत पड़ती। प्रॉब्लम क्या कह होती रहे है थे मेन ठीक स्ट्रीम में? सर, एक तो हेवी सर्किट होता है उससे सर डिस्कनेक्शन का खतरा होता है प्लस सर, बच्चों में नहीं यूज करते हैं, एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, जी सर एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिसलॉजमेंट के चांसेस होंगे। अगर पेशेंट भी क्या नाम है उसका स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन पे है तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा। ठीक साइड स्ट्रीम के अंदर लैग भी होगा और दूसरे वो वॉल्यूम को भी एस्पिरेट करता है, तो उससे अगर बहुत छोटा बच्चा है जिसके अंदर बहुत कम टाइडल वॉल्यूम आप दे रहे हैं तो उसके अंदर वो भी वॉल्यूम सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। मुझसे उन्होंने पूछा था कि इसका फ्लो कितना होता है साइड स्ट्रीम का। हाँ यार, ये मुझे ये आप अभी आप बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है ये, मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता है तो बताएं प्लीज। 150 ml नहीं जमील सर, 150 ml मैंने भी पढ़ा है, साइड स्ट्रीम 150 ml। जी साइड स्ट्रीम में 150 जी सर ml जो है साइड ना पर स्ट्रीम में मिनट के हिसाब से जाता है सारी, इस वजह से जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनमें फिर फर्क पड़ सकता है। 150 ml यार, पर नहीं भाई, जी ओ पर नहीं, मिनट, जी सर 130 पर टू मिनट सर, 150 ml। रियली? जी सर मान लें। नहीं लेकिन ऐसे इसी वजह से जब छोटे बच्चों में कहते हैं कि उसके जो है ना वो मिनट वेंटिलेशन पे फर्क पड़ सकता है। ओके ओके फाइन, क्योंकि मेरे हिसाब से जो सर्किट का जो उसकी जो ट्यूबिंग होती है उसमें 150 ml तो नहीं जा सकता ना। सर उस पर नहीं जाता, अगर वो फ्लो चलता रहता है ना कंटिन्यूसली जो है ना होता है, तो 1 मिनट में 150 ml जाता है फ्लो आपका। ओके अच्छा ओके क्या नाम है उसका दूसरा वो जो था उसमें आपने पैरामैग्नेटिक और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री का फर्क बता दिया था। जी मैं जी सर वो सर ये भी तो मैंने एक नो लिखा था ना, वो ये डॉक्टर साहब कह रही थी कि 960 और 660 वो असल में वो डॉक्टर साहब ने उस पर कुछ इंफ्रारेड में ये चीज़ नहीं आती, ये पल्स ऑक्सीमीटर में ये वेवलेंथ आती है, सर वो उसमें मुझसे शायद कहीं पूछ रहे थे कि कंफ्यूज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी वेवलेंथ के ऊपर अब्सॉर्ब होगी, तो सर हेलो ये मैंने फिर मुझे लगा कि वो वाला इसके अंदर भी शायद लगता है, मैंने इससे बताया, उन्होंने मुझसे पूछा कि वो वेवलेंथ बताओ जिस पे कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब होगी, तो सर मैंने कहा सर वो इंफ्रारेड है, वो डीऑक्सी को वो डिटेक्ट करती है, पता नहीं सर भी सही था या गलत था लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल इस तरह नहीं नहीं, एक्सप्रेशंस भी ये दे जो रहे थे। 960 है और 660 है ना, ये तो हमारे जो विजुअल स्पेक्ट्रम उसमें आती है। इंफ्रारेड तो रेड से जो अब दूसरी साइड पे आ जाता है ना, तो ये 10,000 समथिंग बनता है, ठीक है, जिसमें ये वेवलेंथ तब होती है, उसमें CO2 डायरेक्ट होती है। अच्छा सर ठीक। इसका जो ना नाइट्रस के साथ हो सकता है, नाइट्रस इस मेरे ख्याल में शायद नाइट्रस का है 10,400 है और CO2 का 10,600 है, इस वजह ये करीब करीब स्पेक्ट्रम होता है,
तो अब उसको भी उन्होंने आगे मजीद बना दिया हुआ, अच्छा इंफ्रारेड कर देके फिल्टर कर लेती हैं ये वेवलेंथ फिर, और बिल्कुल स्पेसिफिक जो है ना हम उस वेवलेंथ CO2 की करती है, तो फिर CO2 की वैल्यू वो बताती है कि कितनी लाइट एक तरफ से गुजरती है ये वेवलेंथ, दूसरी तरफ से डिटेक्ट होती है। तो इसके साथ अगर नाइट्रस हो रही है तो उसकी थोड़ी सी इंटरफेरेंस उसके साथ हो सकती है। ठीक है, ठीक है। तो बहरहाल उसमें बेसिक डिफरेंस इंफ्रारेड और पैरामैग्नेटिक में होता है कि उसमें सिमिलर एटम्स होते हैं और उसमें डिसिमिलर एटम्स होते हैं। ठीक है, तो जितने जी आपके इनहेलेशनल एजेंट्स हैं उन सबके अंदर जो प्रिंसिपल होता है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही होता है। ठीक है, इंफ्रारेड पैरामैग्नेटिक सर वो एक जो गैस को एक मॉलिक्यूल होगा ना उसको डिटेक्ट करेगी, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, हीलियम और हीलियम है, ठीक है, जो सिंगल गैस होती है उनको, जो इंफ्रारेड होती है वो जो कॉम्बिनेशन है ना दो गैसेस का उनके लिए अप्लाई होती है, जैसे कि अच्छा नाइट्रस है, CO2 है। जी। अच्छा देखें, बेसिकली आज मेरा एजेंडा कुछ डिफरेंट था, लेकिन हम लोगों ने डिस्कस ये टोक्स के बारे में कर लिया। तो ये जो टोक्स की रेफरेंस से मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये वैसे आपकी जो एक बेस्ट आपकी जो फ्रेंड है ना, वो एक मिनट रुकिए, मैं आपको ये किताब में बहुत सारे लोगों को मैं शेयर करता हूँ। हम लोगों, मुझे मजे की बात है, एक इंटरेस्टिंग फनी बात ये हो गई है कि इस किताब का नाम बेस्ट इक्विपमेंट बुक नहीं है। मैं आपको एक मिनट दिखा रहा हूँ, इस किताब का नाम बेस्ट इक्विपमेंट बुक नहीं है, लेकिन मैंने इसके टाइटल पे लिख दिया बेस्ट इक्विपमेंट बुक। तो लोग भी अब इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं बेस्ट इक्विपमेंट बुक के नाम से। इस बुक का नाम ये है, इक्विपमेंट इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर। ठीक है, लेकिन इसको मैंने जो फाइल बनाई हुई है ना, उस पर मैंने लिखा हुआ बेस्ट इक्विपमेंट बुक। तो अब इसको हर कोई मुझे बता रहा होता है बेस्ट इक्विपमेंट बुक, ये देखें बेस्ट इक्विपमेंट बुक लिखा हुआ है। तो ये किताब जो है ना, ये आपकी ये जो अस्मा आपको जो पिक्चर आई होगी वो इसी किस्म की पिक्चर होगी। एक मिनट अभी मैं आपको, जी सर, यही सर इसी तरह बना हुआ था, उसमें सर कोई कोरियन ज़बान में कुछ लिखी हुई थी ताकि हमें पता ना चले वो क्या ये है। देखें, ये देखें, और सर ये थी। सर यही लिखी थी सर VIE की। ठीक है जी, तो ये जो किताब है ना ये, और अच्छा एक और बात आपको, अगर अगर आप ये किताब एक दिन में या एक तरतीब से यही किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो थोड़े दिनों के बाद वो जिस तरह कार्टून्स में बाल खड़े हो जाते हैं ना, तो आप लोगों के कार्टून्स की तरह बाल खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो खुदा के लिए ये एक दिन में पढ़ने वाली किताब नहीं है। इसको आप रखें स्वीट डिश के तौर पे या इसको दवा के तौर पे रखें। ये मुश्किल चीजें हैं, बोरिंग चीजें हैं, सड़ी हुई चीजें हैं बिल्कुल। इनको आप अगर तरतीब से करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ भी आएगा, आप उसको हजम भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको एक दिन में खत्म करने की कोशिश करेंगे, या जैसे हमारा कॉन्सेप्ट होता है जी रीडिंग, मैंने सर एक रीडिंग अभी दी है, वो एक रीडिंग के चक्रों में आप पागल हो जाएंगे। ठीक है, वो रीडिंग में समझ कुछ आएगा नहीं। ये देखें, ये तरतीब, ये बिल्कुल उसी तरह की किताब आपकी बाहर शेख भी है। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये ज्यादा प्रोग्राम्ड है, इसके अंदर जो पैटर्न है वो ज्यादा आसान है। वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है, आप बल्कि मेरे हिसाब से दोनों को कंपैरिजन करना चाहिए, किसी एक किताब की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई टॉपिक दूसरी किताब में ज्यादा अच्छा लिखा हो। लेकिन आप ये देखिए कि इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो बहुत हाई यील्ड है, ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, आपको सब इसमें से समझ आ जाएगा। कोई भी फिजिक्स इक्विपमेंट से रिलेटेड चीज है ना, आप ये नजर करते जाएं, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई। ठीक है, ये किताब बहुत हाई यील्ड किताब है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा, और कोई अस्मा कोई और सिग्निफिकेंट? सर एक डर्माटोम्स के ऊपर पूरा सिनेरियो था सर। वो डर्माटोम्स की सबसे पहले जाते हुए मुझसे डेफिनेशन पूछी कि डिफाइन डर्माटोम्स, फिर सर वो उधर पिक्चर्स बनी हुई थी, उन्होंने कहा इसको आइडेंटिफाई करो ABCD लेवल, सर वो बताए। फिर सर उन्होंने कहा कि अच्छा मैं सर्जरीज बोलता जाऊंगा, आपने बताना है कि कौन से लेवल पे कराओगी। सर जो हिप सर्जरी थी वो मैंने उसका बस जो मेरा थोड़ा सा ड्रॉप हुआ शायद L1 L2 का, लेकिन सर ने कहा नहीं वो आप T10 तक उसका लेवल अचीव करोगी। बाकी सर यही था, टब का पूछा, हिस्टेक्टोमी का पूछा, सिजेरियन का पूछा, वो सारे सही हो गए सर। फिर उन्होंने कहा टैब ब्लॉक लगाया, मैंने कहा जी से लगाया। उन्होंने कहा टैब ब्लॉक के ऊपर उसके लैंडमार्क्स बता दो। सर वो लैंडमार्क्स उनको सारे बताए। फिर उन्होंने कहा अच्छा टैब ब्लॉक है तो कौन सी नर्व्स आप ब्लॉक करोगी, तो सर वो इलियो इंग्वाइनल और इलियोपेगैस्ट्रिक का मैंने जिक्र किया, वो उस पर कह रहे थे ठीक है सर। फिर एक उन्होंने पूछा कि थोरैसिक एपिड्यूरल डाला है तो थोरैसिक एपिड्यूरल का तुम लेवल कहाँ से लोगे, उसका लैंडमार्क क्या है, तो सर वो लोअर एंड ऑफ स्कैपुला का पूछना चाह रहे थे, सर वो बताया उन्होंने। फिर कहते हैं नर्व्स उस लेवल पे कौन सी आती है, सर मैंने इंटरकॉस्टल नर्व्स बताई थी, लेकिन कहते हैं और तो सब कॉस्टल नहीं आएंगी, मैंने कहा जी सर आएंगी। तो सर वो कह रहे थे इंटरकॉस्टल सब कॉस्टल दोनों नर्व्स आती हैं, बस सर डर्माटोम्स पे यही था। ये जो आपने जो टैब ब्लॉक का बताया था ना, जो लैंडमार्क्स, तो चलो वो मैंने भी उस दिन आप लोगों से डिस्कशन में बताए थे। इनमें इसमें ना जो जी है सर। वो थोरैसिक नर्व्स आती है, आप थोरैसिक नर्व्स बोलेंगे तो वो ज्यादा बेहतर हो। ठीक है,
क्योंकि उसके अंदर सिर्फ उसके अंदर आलियो इनग्वाइनल और आलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व नहीं होती। दूसरी बात ये कि जो हिप फ्रैक्चर है ना, वो डिपेंड करता है, आप उससे कहेंगे कि अगर आप ये जवाब देती ना तो वो आपका आंसर ज्यादा बेहतर होता। आप उससे कहेंगे कि डिपेंड करता है कि वो इंसियन कहाँ पे दे रहे हैं यूजुअली, और वो इंसियन थोड़ी सी ऊपर होती है ना, वो थोड़ी सी ऊपर होती है इंसियन, और वो इवन इंसियन पीछे की तरफ जा सकती है, तो उसके अंदर सैक्रल सेगमेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ठीक है, तो यूजुअली वो इंसियन आप खुद देखें ना जरा, हाथ हिप आप अपने एलियक क्रेस्ट पे आप कहते हैं वो एलियक क्रेस्ट से थोड़ा ऊपर होता है, तो इसलिए वो T10 उन्होंने जो बोला है वो T11 T12 ज्यादा बेहतर है। और एक और भी इसमें चीज ये है कि मतलब लाइक कि ये आपको ज़हन में रखें बात के, एक डर्माटोम का लेवल होता है और एक इंसियन होता है, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, जो इंसियन है ना वो इंसियन पे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है। बाकी आपने सही बताया टैब, तो देखें आप ये देखें, अब आपने टोक्स दे दिया, मुझे बताएं कि कोई इसमें ऐसी चीज थी कि जो आउट ऑफ द वर्ल्ड थी और दूसरे ये एग्जामिनर्स जो होते हैं वो एनकरेज कर रहे होते हैं। ठीक है, वो सर कर रहे होते हैं सर अगर आप अच्छा पीछे से करते हो सर, एक दो जैसे मुश्किल बना हुआ फंस जाते हो सर, उन्होंने मुझे हिंट्स दिए, अगर वो मुझे आते थे तो वो फिर वो हिंट्स दे रहे थे, उनको पता चल जाता है कि इस बच्चे ने पढ़ा हुआ है, शायद अभी वो कोरिलेट नहीं कर पा रहा, तो सर उन्होंने हिंट्स दिए थे। सर एक चीज जो मैंने देखी सर, जो उस की के अंदर वर्ड था ना सर, वो एग्जामिनर वो वर्ड एग्जैक्टली सुनना चाह रहे थे। अगर मैं कोई इधर उधर से भी इंडिकेशंस बता रही हूं, वो आपकी ये बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन इधर उधर की जो चीजें वो आप मुझे सिर्फ चले मुझे आप ये, क्योंकि ये इट विल बी गुड फॉर एवरीवन बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग इट, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो इधर उधर की चीज आप बता रही थी और आप एग्जैक्टली वो सुनना चाह रहे थे, वो क्या चीज थी? कोई एग्जाम्पल जरा मुझे बताएं। सर एक हाइपोक्सिया का वर्ड था सर, वो पता नहीं कौन सा एक्सटेंशन था, यानी कि मैंने उनको बाकी सारी चीजें बताई लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं वो सर एक हाइपोक्सिया वाला एक पॉइंट मुझे लगा कि हाइपोक्सिया बोलोगी सबसे पहले, तो सर एक वो शायद बड़ा वैलिड था। सर ईसीजी की एब्नॉर्मैलिटी थी सर, जिसमें इलेक्ट्रोड इम्बैलेंस मैंने नहीं बताया सर, शायद कॉमन था सर, मोस्ट कॉमन था, इसी वजह से देखिए वो ये था कि बहुत हाई फाई चीजें ना बताओ मुझे, पहले तुम बेसिक से स्टार्ट करो। ये ही प्रॉब्लम है, और कि आप हाई फाई चीजें इसलिए बताते हैं आप लोग क्योंकि आप लोग किताबें पढ़ते रहते हैं, बोलते नहीं है। ठीक है, सही। और आप लोगों को जो बंदा बहुत अच्छा होता है ना, वो क्या होता है कि जी सिस्टम वाइज तरतीब बताना है। अब एक ऐसा सिस्टम जिसका उस बीमारी के साथ इतना ताल्लुक नहीं है, आप उस सिस्टम को पहले बताने लगेंगे तो एग्जामिनर को तो बेचारे को वो परेशान हो जाएगा ना, इस बीमारी का तो इस सिस्टम से इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन उस बंदे को ये दिमाग के अंदर बैठी है कि मैंने तो हेड टू टो बताना है, तो हर चीज को अपने मौके महल के हिसाब से तरतीब देनी होती है। हाइपोक्सिया वाली बात पे वो आपको इसलिए टोक रहे थे कि देखें एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, तो एयर सबसे पहले एयरवे की से रिलेटेड हाइपोक्सिया ही होगा ना। बिल्कुल सर, एयरवे ब्रीदिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखें याद रखें, एनेस्थीसिया की मस्जिद कहाँ है? एनेस्थीसिया की मस्जिद है इन चंद चीजों के ऊपर, जिसको मैं बहुत दफा मैं आप लोगों से बोलता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ, माई बेस्ट फ्रेंड, जिसको मैंने वैसे ही नाम दिया हुआ है, वो माई बेस्ट फ्रेंड आपकी हर जगह हेल्प के लिए आते हैं। वो है आपका नॉर्मोक्सिया, यानी कि आपने हाइपोक्सिया से बचाना है। नॉर्मोकैप्निया, यानी कि आपने ना तो CO2 को बहुत कम करना है, ना आपने CO2 को बहुत ज्यादा बढ़ाना है। फिर आपका नॉर्मोवोलीमिया, नॉर्मोवोलीमिया ब्लड वॉल्यूम आपका मेंटेन रहना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा तो वो भी प्रॉब्लम कर सकता है, और हाइपोवोलीमिया तो प्रॉब्लम है ही। ठीक है, उसके बाद आपकी आ गई टेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मो टेंशन होनी चाहिए, हाइपर टेंशन होगी तो वो भी ठीक नहीं, हाइपोटेंशन नहीं होगी तो वो भी ठीक नहीं, ये सिस्टेमिक हो गई, प्लस आपकी पल्मोनरी हो गई, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जब भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, हार्ट को जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, और ऐसा पेशेंट के जिसके अंदर पहले से ही हार्ट में प्रॉब्लम है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने की वजह से हार्ट फेलियर वर्सन हो जाएगा। तो ये बात हो गई, प्रेशर्स हो गए। उसके बाद आपका और क्या चीजें रह गई? रिदम, सर एक नर्व स्टिमुलेटर आया था सर हमें पूरा, सर वो उसके अंदर पूछा था नर्व्स कौन सी इन्वॉल्व होगी, फेडिंग क्या है सर, फिर DBS कब यूज करोगी, टेटनाइजेशन क्या है सर, वो सारा वो डिटेल में पूछा था। एक मिनट रुक जाओ प्लीज, मैं ये बात को मुकम्मल कर लूंगी। ठीक है, ये आपका मैंने ऑक्सीजन बता दिया, CO2 बता दिया, आपकी रिदम बता दी, टेम्परेचर सॉरी टेंशन बता दिया, फिर उसके बाद आप आ जाएं 2-3 और चीजें, आपका टेम्परेचर, नॉर्मोथर्मिया। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं। फिर उसके बाद जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से रिलेटेड मल्टी मोडल एनाल्जेसिया, तो ये आपके माई बेस्ट फ्रेंड है, नॉर्मोक्सिया, नॉर्मोकार्बिया, नॉर्मोटेंशन, नॉर्मोवोलीमिया, नॉर्मोथर्मिया, अवॉइड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, मल्टी मोडल एनाल्जेसिया, ये आपकी हर जगह के अंदर फिट होगी। आपको एनेस्थीसिया मैनेजमेंट में कुछ भी भूल गया है, अगर आप इनको अपनी बेस बना के बताना शुरू करेंगे ना,
तो आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जी आप बताइए, आप क्या बोल रहे थे? सर वो तो मैं नेक्स्ट स्टेशन की बात कर रही थी सर। ठीक है, सही है। नर्व स्टिमुलेटर। जी सर, स्टिमुलेटर पढ़ा हुआ था सर, वो उन्होंने सर वो डिटेल में पूछा सर, जैसे टेक्निक के अंदर कितना फ्रीक्वेंसी होती है, कितने मिली सेकेंड्स का गैप होता है सर, फेडिंग क्या होती है, अगर ट्रेन ऑफ 4 क्या है, इतने आएंगे फेड्स तो क्या करोगी सर, ये सारा उसके अंदर वो डिटेल में उन्होंने हर चीज पूछी बड़ी तसल्ली से। स्टिमुलेटर सर जो पूरा टॉपिक है लगा ना, के सर बड़ा था सर, पिक्चर बनी तो उन्होंने कहा लगाओगी कैसे सर, वो भी मैंने रिस्ट पर दिखाई, अलर साइड पे लगाते हैं। अच्छा रेड को क्या कहते हो, ब्लैक को क्या कहते हो, रेड किधर लगाओगी, नर्व्स की सर एडिक्शन, जैसे थंग की एडिक्शन देखते हैं कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, वो नर्व कर रही है, इसके अलावा यानी सर नर्व स्टिमुलेटर पूरा जिस तरह बुक में लिखा होता है वो पूरा पूरा पूछा था। सुप्रा मैक्सिमल स्टिमुलस भी पूछा होगा। सुप्रा मैक्सिमल स्टिमुलस बिल्कुल क्या होता है सर, बिल्कुल वो भी पूछा सर ने। इंडक्शन के वक्त क्या देखते हैं, मेंटेनेंस के वक्त क्या देखते हैं, रिवर्सल के वक्त क्या देखते हैं, डीप ब्लॉक को देखने के लिए क्या करते हैं, ये डीप के लिए मैंने कहा था पीटीसी यूज करेंगे। वेरी गुड। तो चले ये टॉपिक हमें जमील ने पढ़ाना है, किसी भी दिन इंशाल्लाह हम वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल। बिल्कुल सर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और सर एक एबीजीज का स्टेशन था। हाँ, एबीजीज में क्या था सर? एबीजीज में 2 सिनेरियोस थे सर, वो उन्होंने पहले एक सिनेरियो सर इसमें रेस्पिरेटरी टाइप 2 फेलियर था, उन्होंने कहा ठीक है उसकी ट्रीटमेंट क्या करोगी, सीपैप लगाओगी क्या करोगी, तो सर वो मैंने उनको बताया सर, वो क्वेश्चन जिस तरह पूछ रहे थे, देखो हाइपोक्सिया तो क्या कर दोगे, मैंने कहा सर ऑक्सीजन इंक्रीज कर सकते हैं ये वो। और सर एक एआरडीएस का भी उसी तरह, एआरडीएस क्या होता है उसकी सर वो फाइंडिंग्स है, क्लिनिकल फीचर्स। एबीजीज के रेफरेंस से आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने आपसे बहुत डिटेल गैप रेशियो और गैप जो कि नहीं समझ आया। नहीं सर कुछ भी नहीं ठीक है सर, मैं बल्कि एक्सपेक्ट कर रही थी लेकिन कुछ भी नहीं पूछा, बहुत सिंपल थी, सिर्फ डायग्नोसिस पे वो इतना खुश हो गया। अच्छा ठीक है सर, वो बड़े अच्छे एग्जामिनर थे, उन्होंने अब आपका हौसला आपको वेल डन कहते हैं, तो अब बंदे को तसल्ली हो जाती है कि अच्छा मैं ठीक साइड पे जा रहा हूँ। सीन में ये रखनी बात कि वो जरूरी नहीं है कि आपको हर दफा एक जैसा एग्जामिनर मिले, एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि यूजुअल बेसिक थीम पता क्या है, कि आपने एबीजीज को नहीं ट्रीट करना, आपने एबीजीज को नहीं ट्रीट करना, आपने वेंटिलेटरी स्ट्रेटेजी पूछी थी, एआरडीएस की वेंटिलेटरी स्ट्रेटेजी, और जो उससे पहले एक सिनेरियो था हाइपोक्सिया का, उसमें भी वेंटिलेटरी स्ट्रेटेजी पूछी थी सर। ओके वो सेटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इसमें क्या क्या चेंज करोगी, फिर जो एआरडीएस वाला था वो उसमें उन्होंने पूछा तो वही लो टाइडल, हाई पीप और रेस्पिरेटरी रेट का वो था, फिर परमिसिव हाइपर कैप्निया ये पूछा था, जी पर पूछा था, और उसकी रेंज भी पूछी थी कि कितना करते हैं। जी असल में मैं आपको ये बताने ये लगा था, ये जो एबीजीज के मामले में मैं मुकम्मल कर लूँ बात। एबीजीज में मैं ये कह रहा था कि एबीजीज में वो आपसे एबीजीज को ट्रीट करने को नहीं कहते, वो पेशेंट को ट्रीट करने को कहते हैं। तो आपने ओवरऑल पिक्चर को ट्रीट करना होता है, ठीक है। आपने वो वाली बात, आपने एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन की अप्रोच वहां पर भी याद रखनी है। अगर एक पेशेंट को आपके ख्याल से फ्लूइड देने की जरूरत है तो आपने फ्लूइड की बात भी बतानी है। आपने उसको ऑक्सीजन लगा के देखना है कि उसका अगर कॉन्शियस लेवल डिट्रेट है तो आप उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन, हो सकता है ये भी एबीजीज के ट्रीटमेंट की करेक्शन के लिए जरूरी हो। तो ये चीज है, जो लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटेजीज होती हैं उनके अंदर आपको वो तरतीब पता होनी चाहिए कि आपने किस तरीके से, आपने पहले लो टाइडल वॉल्यूम से स्टार्ट करना है और ग्रेजुअली आपने बढ़ाना है, लिमिटिंग द प्रेशर्स, ठीक है। और फिर उसमें आपने परमिसिव हाइपरकैप्निया को अलाउ करना है, और आपने किस तरीके से पीप को यूज करना है, किस तरीके से आपने, तो ये सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। वो एआरडीएस इंशाल्लाह किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे, तो ये उसकी डिटेल्स में है। ये तो सर इसमें परमिसिव हाइपरकैप्निया भी सर ने स्पेशल पूछा था और कह रहे थे मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप बता दो तो सर उसके अंदर शायद वो बैराट्रोमा को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं। परमिसिव हाइपरकैप्निया क्या होता है सर, वो उन्होंने पूछा था मुझसे स्पेसिफिकली। हाँ, इसका क्या है परमिसिव हाइपरकैप्निया का? देखिए जब आप लो टाइडल वॉल्यूम देंगे, जब आप लो टाइडल वॉल्यूम देंगे और आप प्रेशर को लिमिट करेंगे तो परमिसिव हाइपरकैप्निया आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि CO2 बढ़ सकती है। जब आप प्रॉपर वेंटिलेट उसको नहीं कर रहे, वजह क्या है कि प्रेशर की वजह से नहीं वो बैरोट्रॉमा हो रहा है और उससे इन्फ्लेमेटरी मार्कर, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और ज्यादा आ रहा है, तो आप एक खास लेवल तक CO2 के लेवल को बढ़ना अलाउ करेंगे, ठीक है ना। ये है परमिसिव हाइपरकैप्निया, क्योंकि अगर आप CO2 को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी आपको प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रेशर की कॉस्ट, सॉरी CO2 की कॉस्ट पे आप प्रेशर को लिमिट कर रहे हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आपका कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया के अंदर भी है।
ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपका कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया में भी है, क्योंकि वहां पर भी बच्चों के लंग जो है वो मेच्योर नहीं है, तो वहां पर अगर आप ज्यादा उसको वेंटिलेशन करेंगे, मिनट वेंटिलेशन बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तो क्या होगा कि उसके अंदर बेरोट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, तो ये इसमें चीज है। और इसके अलावा कोई स्टेशन, अब एबीजीज की बात हो गई, एआरडीएस की बात हो गई, बाकी हमने स्टेशन आपने बता दिया, और कोई चीज इसके अलावा? वेंचुरी पड़ा हुआ था सर, वेंचुरी की पिक्चर्स बनी हुई थी। वेंचुरी में कौन सा प्रिंसिपल होता है? जी सर, वो बर्नौली प्रिंसिपल सर, वो उन्होंने सुना था, और क्या था सर? अच्छा, मैं एक चीज आपको और दिखा के मैं बात खत्म करने लगा हूँ, हम रात को इंशाल्लाह दोबारा हमने मीटिंग करनी है। ये एक चीज देख लीजिए, ये किताब भी लोगों को इससे फेमिलियर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही हाई यील्ड किताब है। ठीक है, ये भी फिजिक्स इक्विपमेंट के फोल्डर में है। इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एनेस्थीसिया के अंदर हर जगह यूज होते हैं। इनकी इस किताब की अच्छी बात ये है कि इसके अंदर ग्राफ्स बने हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत आसान इवन ग्राफ्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये किताब भी आप लोगों को मैं मशवरा दूंगा कि आप लोग इस किताब को जरूर, ये भी उसी तरीके से है, थोड़ी थोड़ी इसको आप एक सफा, दो सफा, दो टॉपिक, एक टॉपिक वो आप इसमें से जरूर पढ़ें। ठीक है, ये किताब बहुत अच्छी है, ये किताब बहुत हाई यील्ड है, लोग नहीं पढ़ते, लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि ये इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट है, उसके लिए मॉर्गन में बंदा उल्टा लटक जाए ना तो भी नहीं समझ आता, वो इसके अंदर बहुत आसान आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा इससे। ठीक है, ये देखी हुई है किताब पहले? जी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा, और कोई सिनेरियो रह गया तो फिर हम सर एक बार सर एक बेन सर्किट था, और एक जो इम्पोर्टेंट सर्किट रह गया सर, वो डिफिकल्ट एयरवे के अंदर जो नर्व ब्लॉक्स यूज करते हैं, जैसे आपने फाइबर ऑप्टिक देनी है तो आप कौन से नर्व ब्लॉक्स लगाओगी? तो सर ये वो सर तीनों नर्व ब्लॉक्स पूछे, कैसे अप्रोच करोगी, और सर क्या क्या उसमें डोजेस दोगी, और कौन कौन सी ड्रग्स यूज कर सकती हो, तो ये सर सेफ उनका था। डोज कैलकुलेशन पूछा था, सेफ डोज कैसे कैलकुलेट करनी है? नहीं सर, सेफ डोज नहीं पूछा उन्होंने सर, कंसंट्रेशंस पूछ रहे थे, जो स्प्रे दोगी उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, और लिग्नोकेन विद एपिनेफ्रिन दोगी, आप दे सकती हो? तो मैंने कहा जी सर। तो कहते हैं अच्छा, सर वो कफ का थोड़ा सा पूछा कि एक्सपायरेशन पे करोगी, इंस्पायरेशन पे वो बताते हैं कि सर सांस रोक के निकाल लेते हो, फिर उन्हें कहते हैं सांस ले ताकि अंदर चला जाए, जब हम सर रिकरेंट एनर्जी ब्लॉक कर रहे होते हैं ट्रांसट्रेकियल अप्रोच से। तो सर वो तीनों अप्रोचेस बहुत डिटेल में पूछे थी। आपको ना परसेंटेज सही उन्होंने नहीं शामिल किया होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो ये कि इसके अंदर डोज ज्यादा होती है, 9 to 10 मिलीग्राम पर केजी तक, एक बात हो गई। दूसरी आपको जो बात पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि एक स्प्रे के अंदर कितनी डोज होती है। यूजुअली ये डिपेंड करता है डिफरेंट प्रिपरेशंस पे। यूजुअली 10 स्प्रे इज इक्वल टू 1 ml, 10 स्प्रेज इज इक्वल टू 1 ml। ठीक है, तो अगर 4% के आपने 10 स्प्रेज किए हैं तो इट मींस कि 1 ml हो गया है। 1 ml का मतलब ये है कि वो 40 मिलीग्राम आपने दे दिया, तो एक्चुअली बहुत ज्यादा इसमें मार्जिन होता है, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ 10। और क्योंकि इसके अंदर आप पेशेंट को ये कहते हैं कि वो गार्गल करे और उसको स्पिट आउट करे, तो वो एब्जॉर्प्शन इतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, और जो है ना ये उसकी चीज होगी। बाकी आपको नेजल एयरवे भी बताया होगा ना आपने, नेजल एयरवे को भी ब्लॉक करने बताया होगा। सॉरी सर, ये लास्ट बात नहीं, फिर नेजल जी सर, इस मॉडल नर्व जो थी प्रिपरेशन जी, नेजल प्रिपरेशन पूछी थी सर, वो सिनेरियो था उसमें उन्होंने पूछा था कि ओरल करेंगे या नेजल करेंगे, तो मतलब वो बक्कल में उसका कैंसर था, तो मैंने फिर नेजल का बताया था उनको, तो उन्होंने कहा कि फिर नेजल को क्या प्रिपेयर करेंगे नहीं करेंगे, तो सर वो नेजल प्रिपरेशन भी पूछी थी उन्होंने। हाँ, नेजल को प्रिपेयर करेंगे। नेजल के लिए आप प्लेजेट्स बताएं, नेबुलाइजेशन बताएं, स्प्रे एज यू गो। और ये सवाल आपने जो पूछा है ना डॉक्टर निगत, ये सवाल जो है वो ये है एंड एक्सप्रेशन पे इसलिए स्प्रे करेंगे ताकि जो इंस्पिरेशन हो तो वो अंदर की तरफ जाए। ठीक है, और दूसरे इसके अंदर एक इन्वेसिव जो होता है वो ट्रांसट्रेकियल होता है, जो क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन से लगाते हैं। ठीक है, तो ये उसमें होता है। आमतौर पे प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई भी इन्वेसिव नहीं करता। इंडिविजुअल नर्व ब्लॉक आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर सुपीरियर लेरेंजियल नर्व को भी आपने ब्लॉक करना है, आपने ग्लोसोफरेंजियल को भी ब्लॉक करना है, आपने ट्राइजेमिनल की जो पोर्शन है उनको भी करना है, और आपने रिकरेंट लेरेंजियल को भी करना है, आपने अगर पूरी आपने फाइबर ऑप्टिक करनी है। ठीक है, तो ये है। तो डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में यही होता है कि आपने वो जो दास गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपने बताना होता है। सर्जरी इंपॉर्टेंट होगी और उसके बाद
ठीक है, चलें एनीवेज इंशाल्लाह फिर रात को वो आईवी इंडक्शन वाला टॉपिक करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।